जय हिंद देशवासियों। आज मैं 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। इस देश में यदि केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या की बात की जाए तो वो लगभग 50 लाख हैं, लेकिन यदि बात की जाए वेतन आयोग में सुझाव भेजने की तो उनमें से 1% लोग यानी कि 50,000 लोग भी अपने सुझाव नहीं भेजते हैं। और फिर आप सोचते हो वेतन आयोग हमारे लिए अच्छा करेगा। और यदि मैं फोर्सेज की बात करूं तो 0.1% लोग भी अपने सुझाव नहीं भेजते इस देश के वेतन आयोग को। कितने होते हैं? अगर मैं सिर्फ बीएसएफ की बात करूं तो लगभग 3.25 लाख लोग हैं, और उनमें से 375 जवानों ने भी 7वें वेतन आयोग में अपने सुझाव नहीं भेजे थे। तो जब आप देश को बताओगे ही नहीं कि आप क्या समस्याएं झेल रहे हो, क्या सुधारों की आवश्यकता है, तो कहाँ से सुधार होंगे? वो कहते हैं ना कि बिना रोए तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। और देश के जवानों की स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आप रोओगे तो भी कोई नहीं सुनने वाला, लेकिन एक संदेश तो पहुंचेगा ऊपर तक कि इस देश में जवान नाम की भी कोई चीज है। कोशिश कीजिएगा 8वें वेतन आयोग में सुझाव भेजने की, क्योंकि यदि मैं फोर्सेज की बात करूं तो डिफेंस फोर्सेज के अधिकारी तो फिर भी अपने जवानों के लिए लड़ जाएंगे। सीएपीएफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको खुद को ही कहना पड़ेगा। और यदि मैं बात करूं सीएपीएफ की संख्या की तो लगभग 10 लाख लोग हैं। सिर्फ 10% यानी 1 लाख सुझाव यदि दिल्ली पहुंच गए ना, भूचाल आ जाएगा वहां पे। और आपको अपनी समस्याएं बतानी है और जो आवश्यकता है वो बतानी है। मैं ये चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 7वें वेतन आयोग में सीएपीएफ फोर्सेस से 0.1% लोगों ने सुझाव नहीं भेजे थे। 8वें में ये गलती मत कर लेना आप लोग। जिन लोगों ने सुझाव भेजे थे उनमें से एक नाम मेरा भी था। मैंने 7वें वेतन आयोग में आज से 11 साल पहले 10 सुझाव भेजे थे, उनमें से एक लागू हो गया था। सोचिए, एक जवान ने एक सुझाव लागू करवा दिया। क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। छठा पॉइंट था मेरा ये। अब बात करता हूं, मैंने 10 सुझाव भेजे थे और आप लोग बताइए मुझे इनमें से कौन सा सुझाव न्याय संगत नहीं था। पहला सुझाव था मेरा कि इस देश में डीए फिक्स्ड होना चाहिए, ये वेतन बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई सभी लोगों के लिए एक समान बढ़ती है। एक नीचे के कार्मिक के लिए तो डीए बढ़ता है 1,000 रुपये, एक अधिकारी के लिए 10,000 रुपये बढ़ता है। ऐसा क्यों भाई? महंगाई, जो चावल जो दाल अगर किसी अधिकारी को 100 रुपये किलो मिल रही है तो वो नीचे के कार्मिक को उसी रेट में मिलेगी। अगर वो महंगी होती है तो दोनों के लिए महंगी होगी। तो इसलिए जब वेतन आयोग निर्धारित हो 8वां, तो उसमें डीए फिक्स कर दिया जाए, जो अमाउंट करनी है। उसके बाद जो महंगाई बढ़े उसी अमाउंट पे बढ़े सबके लिए। ये मेरा पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था मेरा स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस, विशेषकर देश के जवानों के लिए। इसका रूल ये है कि यदि कोई विभाग अपने कार्मिकों से शिफ्ट में ड्यूटी लेता है और उन 2 शिफ्ट के बीच में 2 घंटे से अधिक का अंतराल हो, और वो अपने कार्मिकों को उस जगह से के 1 किलोमीटर के दायरे में यदि आवास नहीं उपलब्ध करवाता है तो उन्हें स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। बीएसएफ और खासकर सीएपीएफ में तो ऐसे केसेस की भरमार है। ये मेरा दूसरा जो सुझाव था वो ये था। तीसरा सुझाव था मेरा दाढ़ी भत्ता। भाई, एक सिविलियन एम्प्लॉइज को कोई क्लीन सेव होके जाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सीएपीएफ जवानों के लिए अनिवार्य है ये। इसमें समय भी व्यर्थ होता है एक जवान का, प्लस खर्चा भी तो आता है, दाढ़ी का, ब्लेड का, शेविंग क्रीम का, सबका। तो ये भी एक न्याय संगत पॉइंट था मेरा। चौथा पॉइंट था मेरा ओवर टाइम। सीएपीएफ के जवानों के लिए कोई निश्चित समय नहीं तय किया गया है कि आपको दिन में इतने घंटे ही ड्यूटी लेनी है। इनसे 10-10, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे ड्यूटी भी ली जाती है। तो इनके लिए एक टाइम लिमिट तय की जाए, और उससे अधिक यदि टाइम ड्यूटी करवाई जाती है तो उसे ओवर टाइम अलाउंस मिलना ही चाहिए। 5वां पॉइंट था मेरा जर्नी पीरियड। आपको पता होगा इन फोर्सेज में खासकर ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट के बंदे को टिकाएंगे राजस्थान में, राजस्थान वाले को टिकाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर वाले को टिकाएंगे दक्षिण में, दक्षिण वाले को पोस्टिंग देंगे उत्तर में। मतलब उसके घर के नज़दीक पोस्टिंग नहीं देते हैं खासकर ये लोग। अब आप सोचिए कि कोई नॉर्थ ईस्ट का बंदा, कोई साउथ का बंदा, कोई और दूर का बंदा, जैसे गोवा, मुंबई, इधर का बंदा, महाराष्ट्र का बंदा जैसलमेर में पोस्टेड है, उसको आने और जाने का दोनों का टाइम पीरियड काउंट करोगे आप
तो 7-8 दिन खर्च हो जाते हैं उसके। CL कितनी मिलती है? सिर्फ 8 दिन। अब वो 8 दिन में कुल मिला के उसने पीरियड तो सारा उसका हो गया। कितने दिन छुट्टी मिली उसको? 3 दिन। जर्नी पीरियड का टाइम इनका ये है कि 5 दिन से ज़्यादा समय लगेगा तो जर्नी पीरियड मिलेगा। क्यों भाई? सारा का सारा जर्नी पीरियड जो है वो जर्नी पीरियड के रूप में ही मिलना चाहिए। छुट्टी 8 दिन की एक जवान को अलग से मिलनी चाहिए। ये मेरा 5वां पॉइंट था। 6ठा पॉइंट था मेरा जोखिम भत्ता, रिस्क अलाउंस। एक जवान को ज़्यादा रिस्क होता है इन फोर्सेज में क्योंकि वो ग्राउंड पे ड्यूटी कर रहा होता है। लेकिन मैंने जवान के लिए अधिक नहीं मांगा, मैंने कहा सभी के लिए बराबर, क्योंकि रिस्क सभी कार्मिकों के लिए एक समान होता है। वो किस पोस्ट पे कार्यरत है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। तो रिस्क अलाउंस हमेशा फिक्स होना चाहिए क्योंकि जवानों को और अधिकारियों को सबको एक ही समान रिस्क होता है उस लोकेशन पे। क्या गलत मांगा इसमें मैंने? कुछ गलत नहीं है। एक सजेशन मेरा ये था कि ये जो जवान हैं इनको ये पॉइंट ध्यान रखना, वर्दी के स्थान पर नकद पैसा मिलना चाहिए। ये सुझाव मेरा उन्होंने मान लिया था। शायद 10,000 रुपये वर्दी अलाउंस मिलता है कैश में जवानों को, जिसमें मैंने बताया था कि ये जो वर्दियां मिलती है फोर्सेज की तरफ से वो पहनने लायक नहीं होती क्योंकि इनके सिलाई के लिए जितने पैसे आ रहे हैं ना ऊपर से, उसमें एक हाफ पैंट नहीं सिली जाती है। और ये एक वो स्थिति होती है जो भ्रष्टाचार को आराम से कर सकती है कि भाई इतने में तो ऐसा ही होगा। तो मैंने ये सुझाव दिया था कि आप वर्दी इशू ना कीजिए क्योंकि मोस्टली जवान अपनी खुद की सिलाई हुई वर्दी पहनते हैं, तो इनको एक नकद अलाउंस जारी कर दिया जाए। ये जारी हो गया था। एक मेरा सजेशन ये था कि ये जो जवान हैं, कोई छत्तीसगढ़ पोस्ट है, कोई कश्मीर पोस्ट है, इनको पहले से यूँ नहीं है कि फिक्स्ड है उस दिन छुट्टी तय होगी तो उस दिन चले जाओगे आप। मैं जब छत्तीसगढ़ पोस्टिंग थी मेरी तो बहुत ही मैंने ऐसी परिस्थितियां देखी, लास्ट टाइम में छुट्टी अप्रूव्ड होती है, वो कब उस वारंट को लेके जाएगा, कब कराएगा। वारंट है तो उसने 3rd AC में मान लिया करवा लिया अपना, अब 3rd AC में टिकट नहीं है, क्या करेगा वो? इसकी जगह यदि साल की शुरुआत में उसे जितने वारंट लागू हैं उतना पैसा उसके खाते में डाल दीजिए। जवान चाहे ऊपर की कैटेगरी में जाना चाहे, A क्लास में जाना चाहे या फिर अपना स्लीपर में जाना चाहे, जो उस टाइम उपलब्ध सीट होगी उसमें चला जाएगा। लेकिन वारंट से ये चीज़ है नहीं। उसके बाद वो LTC भरता है, उसमें भी बहुत पेपर बर्बाद होते हैं, बहुत समय बर्बाद होता है। इससे अच्छा है कि जवान को शुरुआत में ही साल के एक नकद पैसा दे दिया जाए, फिर वो जाने और उसका काम जाने। क्या गलत था भाई? ये एक मेरा सजेशन था कि ये जो ट्रेडमैन्स होते हैं इनको ग्रुप 1 अफसरों के बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। और उसमें मैंने खासकर कुक का उदाहरण दिया था कि ये कुक सुबह 4 बजे उठ जाएगा, तब आपको टाइम से चाय मिलेगी ना सुबह वाली, और वो चाय बना के फ्री नहीं होगा तब तक उसको नाश्ता बनाने के लिए लग जाना पड़ता है। तब जब तक आप नाश्ता करते हो तब तक उसे दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करनी पड़ती है, और दोपहर का खाना खत्म नहीं होता उससे पहले उसके शाम के खाने की, शाम को चाय और नाश्ते की भी बनाना पड़ता है, और उसके बाद उसका रात का खाना। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो उस कुक को मात्र और मात्र रात के 4 घंटे रेस्ट के लिए मिलते हैं। कुछ गलत नहीं था इसमें। एक मेरा सजेशन था कि CAPF के जो जवान हैं इनकी वॉलेंट्री रिटायरमेंट की जो सर्विस है वो 17 वर्ष होनी चाहिए और 20 वर्ष अनिवार्य सेवा होनी चाहिए। गलत तो कुछ नहीं है। अब आप देखिए, मैंने छत्तीसगढ़ में खुद देखा है, 3-3, 4-4 दिन के नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें ये नहीं देखते कि एक 18 साल का बंदा है आपके पास, एक 20 साल का बंदा और एक 50 साल को भी उसके साथ लेके जा रहे हो आप। एक दुर्घटना घट गई थी, एक दुखद घटना घटी थी मेरी पूर्व बटालियन 146 की, कि एक सुरेंद्र तिवारी नाम के सर थे हमारे, उनकी ऐसे ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी। अब भैया सबकी फिजिकल कंडीशन एग्जिशन नहीं होती है, तो या तो इन ऑपरेशंस में आप सिर्फ और सिर्फ यंग जो सोल्जर है उनको लेके जाइए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 17 और 20 कर दिया तो सरकार पे पेंशन का बहुत ज़्यादा दबाव बन जाएगा। बिल्कुल नहीं बनेगा, कोई अतिरिक्त आपको वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। मेरे पास उसका भी सुझाव है। एक शायद मैं कुछ भूल गया था मैं, लेकिन इसके साथ में जो मैंने 7वें पे आयोग के दौरान जो सुझाव भेजे थे उस लेटर की मैं फोटोग्राफ्स इस वीडियो के साथ डाल दूंगा। आप लोग खुद देखिए उसे कि इनमें से कौन सा सुझाव नहीं लागू हो सकता था। सारे के सारे लागू हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही किया। लेकिन चलो तसल्ली एक तो किया, एक जगह तो सुधार हुआ।
सिर्फ एक ने भेजा था मैंने। मैं अगर आज अपील करूं, 2,75,000 कार्मिक हैं बीएसएफ में, और सीएपीएफ में मैं बता ही चुका हूं लगभग 10 लाख के करीब है। यदि बीएसएफ के वो 2 लाख को आप साइड कर दीजिए, 75,000 जवानों ने भी अगर अपने समस्याएं और अपने सुझाव भेज दिए ना, रियल में भूचाल आ जाएगा, गृह मंत्रालय से लेके वेतन कमीशन तक। लेकिन आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे कोई नहीं सुनने वाला है। विचार कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई एक्सपर्ट ही अपने सुझाव भेज सकता है। आपको जो ठीक लगता है आप अपनी भाषा में जैसा बेहतर लगे वो समस्या लिखिए, और उसको कैसे सुधारा जा सकता है ये लिख दें तो और ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कोशिश कीजिए अपनी तरफ से कम एक सुझाव वेतन आयोग को जरूर भेजिए। ये सभी 100% कार्मिकों का दायित्व है। 100% ना भेजें, 10% भेजेंगे तो भी बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। वरना हम तो अपना कार्य करेंगे ही 8वें वेतन आयोग के पास। इन बचे 9 पॉइंट्स के अलावा और बहुत बेहतरीन सुझाव यहाँ है जो कागज़ पे उतरने वाले हैं। मैं आप सबसे अपील करूँगा, आप भी अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लिखिए, अपने लिए मांगिए। यदि आप मांगोगे जरूर मिलेगा, जितना मांगोगे उतना नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही। जय हिंद देशवासियों।